नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे करेक्शन कपल के बारे में। करेक्शन कपल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, इस तरह से कोई एक गाड़ी बना लेते हैं और ये जो गाड़ी है जब आप इसको टर्न लेते हैं और आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं, मान लीजिए जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो ये टर्न लेती है मान लीजिए 5 डिग्री का। आपने जितना भी स्टीयरिंग घुमाया तो उतना आपने टर्न देखा कि इसने 5 डिग्री का टर्न लिया, अगर हम इस तरह से डिग्री में इसको मापें इस टर्न को। लेकिन अगर आप सेम कार लेते हैं, सेम मान लीजिए आपने कार ली, सेम कंपनी की ली और इस कार को जब आपने घुमाया इसी तरह से टर्न आपने लिया तो वो ले रही है जो टर्न है वो 7 डिग्री पर, यानी कि वो ज्यादा टर्न ले रही है। तो अगर हमें पता है कि ये जो है हमारी ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल, और ये जो है हमारी कॉपी है उसी गाड़ी की। तो अगर आप इसको सेम तरह का बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ टर्न के मामले में बात कर रहे हैं, ये कॉपी है ये ओरिजिनल है, तो आप इसको सेम तरह का टर्न देना चाहते हैं तो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी इसके टर्न के अंदर। वो करेक्शन कितनी करनी पड़ेगी? इसने ज्यादा ली है और इसका कितना टर्न था 5 डिग्री का, यानी कि उसमें से माइनस कर देंगे और ये 2 डिग्री का करेक्शन हमें करना पड़ेगा इस कॉपी के अंदर, जो हमने कार ये कॉपी कार ली है, तो तभी जो है इसकी तरह से टर्न ले पाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो हमें करेक्ट करना है। और ये जो कॉपी हमें बनानी है किसी चीज के लिए, मान लीजिए सिर्फ टर्न के लिए बनानी है कि इतना ही टर्न ले, तो हमें टर्न के लिए ये करेक्शन इसके अंदर करना पड़ेगा। तो वही चीज हमारी, अगर ये आप समझ गए हैं, वही चीज हमारी करेक्शन जो कपल है यहाँ पर यूज होती है। जैसे कहीं पर भी हम एक इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम बनाते हैं, जो इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम होता है उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर। पहली कंडीशन, सम ऑफ देयर मास इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी। उसमें हमने क्या देखा था, जैसे मान लीजिए कोई एक रिजिड बॉडी है और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लेते हैं रिजिड बॉडी की यहाँ पर है, और एक मास यहाँ पर मान लेते हैं, एक मास यहाँ पर मान लेते हैं। मान लीजिए ये मास मान लेते हैं m1 और ये मास मान लेते हैं m2, इस तरह से मान लेते हैं। अब यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो इस पूरी रिजिड बॉडी का मास था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर ये लाई कर रही है पूरी रिजिड बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो मास जो होगा हमारा, टोटल मास ऑफ द बॉडी m1 प्लस m2 के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इन मासेस की, वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करनी चाहिए, ये भी हमने देखा था। तो दूसरी कंडीशन में हमने निकाला था कि m1L1 इक्वल टू m2L2 होना चाहिए, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन थी हमारी कि जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द रिजिड बॉडी का, वो इक्वल टू मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये था। अब जब हम क्या करें कि मान लीजिए ये तो हमने अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेस किए हैं इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम बनाने के लिए एक रिजिड बॉडी को। इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम का क्या मतलब है कि एक रिजिड बॉडी की जगह हमने 2 मासेस प्लेस कर दिए जो बिल्कुल इस तरह के इक्वल ही हमारा रहेगा, इक्वल एक तरह का सेम तरह का काम करेगा वो चीज। तो यहाँ पर मान लीजिए आप आर्बिट्रेरली इनको रख देते हैं, यानी कि कहीं पर भी रख देते हैं। अब आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, इस तरह से ही रख दिया आपने, m1 यहाँ पर रख दिया, m2 यहाँ की बजाय, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है थर्ड, मान लीजिए यहाँ की बजाय हम कोई और रख देते हैं। जैसे यहाँ से G से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था हमारा वो L1 था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मास 1 तक का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मास 2 तक का ये जो लेंथ थी या डिस्टेंस थी जो L2 था, और यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस था वो L था। अब क्या हुआ कि हम इस मास m2 को यहाँ से हटाकर कहीं और रख देते हैं। अब ये डायनामिकल इक्विवेलेंट था तो हमने इसको मान लीजिए यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। अब ये जो है मास m2 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब जैसे ही मास m2 यहाँ पर आया तो यहाँ तो जो इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम था उसके अंदर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ पर था तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था थर्ड को भी। थर्ड कंडीशन क्या थी, जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का इक्वल टू है m1L1 का स्क्वायर प्लस m2L2 का स्क्वायर था, वो चीज था। लेकिन अब हमने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर
ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि टोटल मास ऑफ द बॉडी m1 प्लस m2 के बराबर तो होगा ही, क्योंकि आपने सिर्फ m2 की वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट किया है, m2 की वैल्यू तो चेंज नहीं की, बस m2 का जो पोजीशन है उसको शिफ्ट किया है। और ये भी m1 L1 इक्वल टू m2 L2, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड करेगी इन मासेस की रिजिड बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ, ये भी क्लियर है। लेकिन थर्ड में अब हमारा क्या होगा, एक नई तरह की हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगी इस मास सिस्टम के लिए, क्योंकि पहले कुछ और थी, अब हमने मास को यहाँ पे रखा है, अब कुछ और हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं G से हमने इसको यहाँ पर L3 जो है दूर रख दिया, इतने डिस्टेंस दूर रख दिया। चलिए पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे m जो है मास ऑफ द बॉडी है, kg क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पूरी रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। K1 क्या है, अब न्यू रेडियस ऑफ गायरेशन बनेगी, पहले जो टू मास सिस्टम की रेडियस ऑफ गायरेशन हमने डिस्कस की थी, अब जो है न्यू रेडियस ऑफ गायरेशन बनेगी, क्योंकि हमने इस मास की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया है कहीं और। इसमें कोई ना कोई जो है गड़बड़ी जरूर हो गई होगी, अगर पहले ये इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम था। तो ये न्यू रेडियस ऑफ गायरेशन बनी। अल्फा बनी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ही इसको चेक करेंगे, क्योंकि कपल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हम अल्फा मान लेते हैं रिजिड बॉडी की। और ये जो है डिस्टेंस है, ये जो L3 डिस्टेंस है जो कि मास प्लेस किया गया है G से इतनी दूरी पर। अब ये जो M2 था, अब हमने L3 डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, पहले L2 डिस्टेंस पर था। I1 हमने ले लिया न्यू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू मासेस, यानी कि दोनों मासेस का हमने एक नया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया अब I1। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्लियर होनी चाहिए। I है हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम, यानी कि I जो है पूरे जो रिजिड बॉडी हमने लिया था उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हमें पता है कि जो टॉर्क होती है, अगर हम टॉर्क की बात करें, वो किसके बराबर होती है, I इंटू अल्फा। यही है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। यानी कि जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगी इस रिजिड बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, तो वो I इंटू अल्फा होगी। सिंपल सी बात है। I क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, m kg का स्क्वायर, यानी कि mr स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है kg मान रखा है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है जो रिजिड बॉडी है उसका, तो यहाँ पर आ गया m kg का स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पर ये क्या है, अल्फा। तो ये तो आ गई हमारी टॉर्क जो बॉडी को रिक्वायर्ड है एक्सेलरेट करने के लिए। जैसे हमने गाड़ी ली थी, उसको टर्न करने के लिए हमने जो टर्न किया था 5 डिग्री पर, दूसरी गाड़ी को 60 डिग्री पर हुई थी, तो हमने 2 डिग्री का करेक्शन करना पड़ा था उसमें। तो इसी तरह से अगर रिजिड बॉडी की, ओरिजिनल बॉडी की बात करें, तो उसको जो है इतनी टॉर्क रिक्वायर्ड है, अगर एक्सेलरेट जो है एंगुलर, अगर आप उसको मान लीजिए टॉर्क देते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो इतनी जो है टॉर्क उसको रिक्वायरमेंट है। तो अब जो है अगर हम जो टू मासी सिस्टम हमने बनाया है, इनकी टॉर्क की बात करें, तो इनको हमें कितनी टॉर्क देनी पड़ेगी, या इनके लिए कितनी टॉर्क रिक्वायर्ड है, उसको T1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा I1 इंटू अल्फा। अब I1 क्या है हमारा, ये न्यू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों मास सिस्टम का जो हमने बनाया है, तो I1 इंटू अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी अब m K1 का स्क्वायर, क्योंकि K1 क्या है, हमने क्या मानी है, न्यू रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसके साथ अल्फा आ जाएगा। तो इतनी जो टॉर्क रिक्वायर्ड है इतनी एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि जो I है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके अंदर ही आपको लगभग चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर करेक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे, T1 माइनस T, यानी कि ये जो है करेक्शन होगा हमारा। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन जो टॉर्क रिक्वायर्ड है एक्सेलरेट टू मास सिस्टम को, और जो हमारा एक रिजिड बॉडी है जो हमने ली है, उसको जो टॉर्क रिक्वायर्ड था, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो T1 माइनस T आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, m K1 स्क्वायर अल्फा माइनस m Kg का स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आप जो है m और अल्फा इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1 स्क्वायर माइनस Kg का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो होगा हमारा, इसको T डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा करेक्शन कपल होगा। तो ये जो करेक्शन कपल है, ये हमें रिक्वायर्ड है अगर हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, सेम जो है उसको सेम एक्सेलरेट करना चाहते हैं रिजिड बॉडी की तरह, जो टू मासी सिस्टम है उसको, तो हमें ये करेक्शन जो है करनी पड़ेगी। ये करेक्शन कपल जो है वो रिक्वायर्ड है।
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, वो सिंपल सा एग्जांपल है। तो इस तरह से करेक्शन कपल को आप समझ गए होंगे कि जो करेक्ट करेगा इस कपल को कि सेम रहे, जो हमने दो मासी सिस्टम का बनाया है और जो पहले जो रिजिड बॉडी थी तो उनका सेम रहे, तो ये करेक्ट हमें करना पड़ता है, करेक्शन वैल्यू है एक तरह की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।